हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे जो हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें हमने देखा कि मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, और जो पब्लिक सेक्टर होता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, क्या क्या होता है, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझा तो वापस आप जाकर देख सकते हैं। और जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा था वो हमने 3 5 ईयर प्लान तक हो गया था। अभी हम पढ़ेंगे 4th 5 ईयर प्लान तक। कहाँ तक? हमारा 3 5 ईयर प्लान तक हो गया था, अभी पढ़ेंगे 4th 5 ईयर। तो 3 5 ईयर प्लान तक हम जो हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मतलब एक बताया कि हमें 5 ईयर का प्लान बनाना चाहिए, जिसके चलते कि हम 5 ईयर में डेवलपमेंट करेंगे और फिर 5 ईयर का प्लान बनाएंगे, फिर उसमें डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमने कितना डेवलपमेंट किया, हमारा इकोनॉमी कितना गया, हमको प्रॉफिट कितना हुआ। इसके बारे में हमें पता चलेगा अगर हम 5 ईयर का प्लान बनाएंगे। तो वही प्लान कंटिन्यू था। 3 5 ईयर प्लान हो गया था, अभी हम पढ़ेंगे 4th 5 ईयर प्लान। The intention behind the intention behind setting the goals of this plan were that India should become self-reliant. Government should develop the basic industries, increase the speed of economic development, and pay attention the establishing a socialist pattern of society. यानी कि यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री श्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और बाद में जब इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, तो ये कांग्रेस का पार्टी था। तो कांग्रेस पार्टी ने ये 5 ईयर का प्लान को अपॉइंट किया था कि हम 5 ईयर का प्लान बनाएंगे। तो उसमें 4th 5 ईयर प्लान में यह था कि इस प्लान के अनुसार जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए। सेल्फ यानी आत्मनिर्भर, खुद के पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, पॉवर्टी हट जानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वापस आना चाहिए, और बाकी जो फैसिलिटीज़ थी वो सबको एक छोटे से छोटे गाँव तक पहुँच सके, या चाहे वो बड़ा फैसिलिटी हो चाहे छोटा फैसिलिटी हो। और उसी के चलते गवर्नमेंट शुड develop the basic industries, increase the speed of economic development and pay attention to establish socialist pattern। यानी कि गवर्नमेंट का ये भी काम था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है उसके ऊपर भी अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट था, एग्रीकल्चर के मामले में हमारे इंडिया पहले से आगे था। खाली जो इकोनॉमी था, इकोनॉमिक जो पैसे के मामले में वो कम था। क्यों कम था? मैंने आपको बताया था। कम इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आई थी तो वो सारी चीज़ें लूट के लेके गई थी, तो इंडिया को पूरा गरीब छोड़ गई थी उस समय। तो इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो बहुत ही लो था। तो उसको बढ़ोतरी देने के लिए जो 5 ईयर का प्लान बनाया गया था, और उसमें सोशली पैटर्न, छोटे छोटे सोसाइटी, बड़े सोसाइटी, सबके ऊपर ध्यान देना था। 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वे नेशनलाइज। जो 14 मेजर बैंक्स जो उस समय 14 मेजर बैंक्स जो थे उस समय, जो बैंक्स हुआ करते थे वो प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे। और जो प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे उसमें बहुत सारे लोगों को इशू हुआ करता था, हमारा पैसा इतना था, इतना कैसे हो गया, इतना हमको प्रॉफिट मिला चाहिए, इतना हमारा लॉस क्यों हो रहा है। तो वो प्राइवेट थे, तो प्राइवेट को गवर्नमेंट भी उसमें कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्राइवेट था, पब्लिक तो था नहीं कि गवर्नमेंट आके उसमें खुद का बोल सके कुछ। इसलिए जो 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया कि ये नेशनलाइज यानी पब्लिक बैंक रहेंगे ये। दिस प्लान डिड नॉट सक्सेस एज एक्सपेक्टेड। जो ये प्लान था वो उतना भी सक्सेस नहीं हुआ जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको प्रॉफिट होगा, हमारा कंट्री को इकोनॉमी आएगा। उतना सक्सेस नहीं हो पाया उस समय। आगे चलकर सक्सेस हुआ पर उस समय सक्सेस नहीं हो पाया। द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर। जो इकोनॉमी था उसमें बांग्लादेश से वॉर हुआ, तो यानी बांग्लादेश को हमने इतनी सहायता की, फिर भी बांग्लादेश ने हम जो बांग्लादेश थे उन्होंने हमारा जो अपमान किया, यानी कि उन्होंने वॉर कर कर हमारा अपना अपमान किया। जैसे कि हमने जो हमारा सेकेंड चैप्टर था उसमें हमने देखा कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान वेस्ट के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान ईस्ट के नाम से, और वेस्ट पाकिस्तान तो पहले से ही था। तो पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम का जो हमारा इंडिया ने उनको सहायता करके बांग्लादेश नाम दिलाया था। फिर भी जो बांग्लादेश थे उन्होंने हमारे ऊपर वॉर किया, और इसी के चलते जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गया। क्योंकि अगर कोई भी वॉर होता है तो उसमें खर्चा बहुत लगता है, बहुत खर्चा लगता है पीपल्स के हेल्थ के लिए, जो उनका काम शॉर्ट्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे खर्चा लगते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक लगते हैं।
economy. The expenditure over the refugees had to be borne as well. The Indian economy suffered due to pay raise of government and railway servants, प्राइसेस इन ऑफ पेट्रोल इन इंटरनेशनल मार्केट। और उस समय जो पीपल्स थे जो सफ़र कर रहे थे, वो जो इकोनॉमी था उस समय बहुत ही लो था। और जो हमारे ट्रेन थे और भी बहुत सारी चीज़ थे जिसमें पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, तो उसके चलते पेट्रोल उसमें ज़्यादा यूज़ हुआ। सुजारी मशीन्स थे जो कार जो वॉर के टाइम पे जो काम आने वाली थी, उसमें पेट्रोल ज़्यादा खर्च। उस समय पेट्रोल का जो रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा था। आप समझने की कोशिश कीजिए, पेट्रोल हमारे इंडिया में बनता नहीं है, बाहर से आता है। बाहर से आता बनता है, पर कुछ कहीं कहीं बनता है, पर जो ज़्यादा का पेट्रोल जो होता है वो बाहर से आता है। तो वहाँ पेट्रोल बाहर से आया, तो उस समय जो पेट्रोल का रेट था वो बहुत ही बढ़ गया था। तो जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो हमें ख़रीदने के लिए इकोनॉमी ज़्यादा देना होगा, इकोनॉमी ज़्यादा देना होगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे इंडिया का वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो पेट्रोल लिया हमने वो तो वॉर करने के समय पे ख़त्म हो गया। तो जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन लो हो गया, और उसी के चलते जो सर्वेंट्स थे, जो रेलवे सर्वेंट्स थे, वो भी उनको भी इकोनॉमी अच्छे से मिल नहीं पा रही थी। अब देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान from 1974 to 1979. This plan was designed with the goal of making India economically self-sufficient by alleviating poverty। यानी कि जो हमारा इंडिया था उसको इकोनॉमी के मामले में बढ़ना था और सेल्फ सफिशिएंट बनना था, पॉवर्टी को हटाना था। जो ऑब्जेक्टिव्स the plan was designed with the goals of making India economically self-sufficient but alleviating poverty. The objective of the fifth plan were as follows। अब जो फिफ्थ प्लान का जो ऑब्जेक्टिव्स था, जो इनका उद्देश्य था, वो ये था: इंक्रीज द नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना था। मेकिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में, हर एक घर में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सबको रोज़गार मिलनी चाहिए, तभी जाकर हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है सुधर सकती है। सप्लाई एजुकेशन सप्लाई करना था, हर एक गांव में हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसका भी देखना था। क्योंकि जब एजुकेशन के मामले में हमारी इंडिया बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन बढ़ेगा तो बच्चे लोग और भी ज़्यादा एक्टिव होंगे। जब बच्चे एक्टिव होंगे तो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। न्यूट्रियस फूड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने हमको उस समय दी थी कि अगर कोई भूखा मर रहा है तो उसके लिए भी जो फूड की जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी उस समय दी गई थी। तो उसमें भी इकोनॉमी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। टू मेक फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन रूरल एरिया, जैसे कि अर्बन एरियाज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत होते हैं, पर जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कभी कभी अस्पताल ना मिलने के कारण, डॉक्टर ना मिलने के कारण किसी की मौत हो जाती है। तो रूरल एरियाज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता ज़्यादा थी, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान दिया गया। टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना था, हर एक गांव में बिजली होनी चाहिए। कम्युनिकेशन यानी कि कॉल का या फिर लैपटॉप का और भी बहुत सारी चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना था उस समय, तो उसमें भी ज़्यादा वृद्धि हो, हमारी ज़्यादा आगे जाए, उसमें भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। मतलब गवर्नमेंट खाली इकोनॉमी को लेकर नहीं चल रही थी, सारे क्षेत्रों को, सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही थी। Implement social welfare schemes on a wide scale, bring about the development of agriculture, increase the basic industry, purchase food grains and other life sustaining goods by the monopoly, purchase and make them available to poor at the reasonable price थ्रू अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो उस समय जो पब्लिक को वेलफेयर के लिए बारे में सोचना था, एग्रीकल्चर को बढ़ोतरी देनी थी, जो बेसिक जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ थे उनको भी बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता था उस समय। अब तो हम ऐसे जाकर कोई पैसा रहेगा फटाफट हम अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, पर उस समय इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ भी उतनी डेवलप नहीं हो पाते थे। और जो अगर कोई समझ लो गरीब है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पीपल से रीजनेबल, मतलब जो पीपल्स थे,
जो जिनके जो जमींदार थे उनके पास ज़्यादा खेती हुआ करती थी, तो उनसे जो उनका जो वेट या फिर जो राइस जो उनका लिया करते थे और ज़्यादा में लेकर गवर्नमेंट हमारे लिए सस्ते में उसको दिलाती थी, रीजनेबल प्राइस में, ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर सके, सबका पास उतना पैसा हो ताकि वो खाए पी सके। इसलिए During the fifth plan, it was not possible to achieve the goals of removal of poverty and increase in the employment। जो फिफ्थ प्लान था वो पॉसिबल नहीं हो सका, उतना हुआ पॉसिबल पर उतना पॉसिबल नहीं हो सका कि सब पॉवर्टी हट जाए, एम्प्लॉयमेंट हट जाए, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट सबको लग जाए। तो अभी भी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी अभी भी है, पर उस समय ज़्यादा ख़राब थी, अब तो जाकर थोड़ी सुधर भी गई है, क्योंकि जो फिफ्थ प्लान था उसमें ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया। जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम 5 ईयर में डेवलप करेंगे, वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो सका। In the 1977 general election, the Congress Party was defeated. The Janata Party came to power. The new government ended the fifth plan to end March 1978. Thus started the rolling plan from April 1978, but it failed। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी का था। ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान इट वाज पॉसिबल टू अचीव द गोल्स। जो ये यहाँ पे थे हम ना 1977, तो वहाँ 1977 में एक बार जनरल इलेक्शन हुआ। क्या हुआ? जनरल इलेक्शन हुआ। द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड। अभी तक पूरा जब जवाहरलाल नेहरू तो तब से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भी बहुत सारे नेता है, सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। तो उसके बाद जब 1977 के बाद कौन आया? द जनता पार्टी केम टू पावर। द न्यू गवर्नमेंट एंडेड। अब जो गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी का तो वो एंड हो गया। द फिफ्थ प्लान टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च 1978 हैड स्टार्टेड द रोलिंग पावर। अब उनका प्लान था कि हम 5 ईयर में प्लान करेंगे, 5 ईयर में प्लान करेंगे, अपने इंडिया को डेवलप करेंगे। तो वो उनका प्लान हट गया और इन्होंने रोलिंग प्लान लाया, अपना अलग प्लान लाया, क्योंकि गवर्नमेंट हटी तो प्लान भी जाहिर सी बात है हट जाएगा, वो कोई दूसरे का प्लान तो फॉलो करेगा नहीं। तो फ्रॉम अप्रैल 1978 बट इट फेल। पर जो रोलिंग प्लान था ये 1978 में फेल हो गया, यानी कि 1 साल तक चला, पर जो पीपल्स थे, हमारे इंडिया के पब्लिक थी, उनको पसंद नहीं आया, इसलिए जो प्लान था ये फेल हो गया। फिर वापस इन 1980 जनरल इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर लोकसभा, और फिर 1980 में वापस से जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा में। उसमें वापस जो क्या था उस समय जो जनता पार्टी का जो काम हुआ वो उनकी इंटरनल चेंजेस, जो उनके जो मंत्री लोग छोटे मोटे मंत्री हुआ करते थे उनका बीच में कुछ जमता नहीं था, इसलिए जो इनका पार्टी जो था वो बिखर जाया करता था। फिर वापस कांग्रेस पार्टी आ गई। उस समय जो जनता पार्टी थी वो उतनी तरीके से अपना जो योगदान हुआ करता था वो पब्लिक में दे नहीं पाती थी। वापस से इसलिए इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी वापस से आ गई। द कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ रोलिंग प्लान एंड अगेन स्टार्टेड प्लानिंग लाइक बिफोर। और जो कांग्रेस पार्टी थी जब वो आई तो जाहिर सी बात थी, जैसे जनता पार्टी ने कांग्रेस का प्लान नहीं फॉलो किया, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी जनता पार्टी का क्यों फॉलो करेगी, इसलिए उन्होंने रोलिंग प्लान को ख़त्म किया और वापस से उन्होंने खुद का प्लानिंग सिस्टम चालू किया, जो कि वो पहले किया करते थे 5 ईयर प्लान वाला। अब देखते हैं 6th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ 1980 to 1985। दिस प्लान ऑल्सो स्ट्रेस अपॉन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि इसमें भी पॉवर्टी के बारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, गरीबी को ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि कोई भी देश है उसमें गरीबी और रोजगारी ये सबसे बड़ी समस्या होती है। सबको अगर रोजगार मिलेगा तो सबकी गरीबी ख़त्म होगी, यही जो हमारी गवर्नमेंट का यही मानना था। This plan also stress upon elevation of poverty and employment generation, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगी। This plan had following objectives। अब इस प्लान के फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ये थे, इनका उद्देश्य था सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमिक, जो फटाफट हमारे
ग्रोथ हो, किसमें, इकोनॉमी में बढ़ता जाए, रेड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी, और जो पॉवर्टी जो गरीबी है उसका जो रेट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ख़त्म होता जाए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सब रोजगार रहें, गरीबी ख़त्म हो जाए। ऐसा भी सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान था उसमें भी ये 5 साल के अंदर अंदर इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। शेप एंड इम्प्लीमेंट अ पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट पीपल अडॉप्ट द स्मॉल फैमिली नॉर्म वॉलेंटरली एंड दस कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। और जो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी ज़्यादा सोचा गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसमें क्या होगा, रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, और जो पीपल्स के बीच में झगड़ा लड़ाई भी ज़्यादा होने लगेगा। आप समझ सकते हो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने के ऊपर क्या क्या बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसमें कुछ भी एडवांटेजेस नहीं होता। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को सौंपा गया था उस समय, और उन्होंने पॉपुलेशन को कम करने के बारे में ज़्यादा सोचा उस समय। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर इम्प्लीमेंटेड इन सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान। जो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान था उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे प्लान, बहुत सारे फैसिलिटीज़ आए। उसमें से थे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, ये भी उस समय लागू किया गया था। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, ये भी उस समय प्रोग्राम जारी किया गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि इससे पता चलता है कि डेवलपमेंट की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ कितना लोगों का उत्साह था, कितना विश्वास था कि हम गरीबी को ख़त्म करेंगे, इसलिए इतने सारे प्रोग्राम लाए गए थे, अभियान चालू किए गए ताकि पीपल्स के अंदर जागरूकता आए। सलीम स्टील प्लांट, ये भी चालू किया गया था उस समय। SSP। अब देखते हैं सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में क्या किया गया था। दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन फूड। अब इस प्लान में फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान गया, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि उस समय 7th 5 ईयर प्लान में गरीबी ज़्यादा थी उस समय, और इसके लिए जो फूड था उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था, फूड सबको अच्छे से मिल नहीं पा रहा था, एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया था एंड प्रोडक्टिविटी भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इंक्लूडेड। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था अभी देखते हैं। डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के आगे जाएंगे, हाँ जो फैसिलिटीज़ अलग अलग आएंगे, मतलब अब जो दूसरे नेशन है उनसे कदम मिलाकर चलेंगे, उनसे कभी पीछे नहीं रहेंगे। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर रहेंगे। सोशल जस्टिस, सबको जस्टिस मिले, कोर्ट भी उस समय इम्प्लीमेंट किया गया ताकि हर एक इंसान को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। इम्प्रूविंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ करता था उस समय हाथ से बनावट होती थी, पर उन्होंने सोचा कि हम मशीन लाएंगे, मशीन्स के जरिए हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको प्रोडक्ट करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मशीन के जरिए भी करेंगे। उसके लिए भी मशीन्स आए उस समय, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना। टू अचीव एन ईयरली इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम था उसको भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। कितने परसेंट का, 5% का जो फूड ग्रेन्स था वो इंक्रीज़ हुआ। जो पहले फूड ग्रेन्स जो हुआ करता था पर इस समय जो फूड ग्रेन्स हुआ उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई, किस, हमारी इंडिया की। एंड इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन थी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो ज़्यादा ध्यान दिया गया। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स आए तो उसमें अच्छे से फर्टिलाइज किया गया, तो फर्टिलाइज अच्छे से हुआ तो जाहिर सी बात है जो खेती होगी उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ेगा, तो उसमें 5% की हमारी ग्रोथ हुई थी। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वे स्टार्टेड इन दिस प्लान। अब देखते हैं इस प्लान में कौन कौन से प्रोग्राम फॉलो किए गए थे। तो उसमें थे जवाहर रोजगार योजना, जो जवाहरलाल नेहरू, जवाहर रोजगार यानी कि जवाहरलाल के नाम से ये रोजगार की योजना चालू की गई थी। इंडिया आवास योजना यानी कि आवाज़ देना, कोई लो फैमिली, कोई किसी को कुछ भी नहीं है तो उसको आवाज़ देना, उसको घर बनवा के देना या फिर उसको फैसिलिटीज़ कुछ देना, उसको कहते हैं आवास योजना। स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स, यानी कि जो 10 लाख जो होते हैं, यानी कि शायद ये 10 लाख पीपल्स को दिए जाते थे या फिर पीपल्स के जो आसपास की एरिया में दिए जाते थे ताकि वहाँ का डेवलप हो। द 7th प्लान प्रूव टू बी इम्पॉर्टेंट, जो 7th प्लान था उसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिया गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि उस समय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे इंडिया का सुधर गया था थोड़ा। 8 5 ईयर प्लान, अब देखते हैं 8 5 ईयर प्लान का था 1992 टू 1997। ये 5 ईयर का प्लान कौन सा था, 8 5 ईयर प्लान। दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। अब जो प्लान में ज़्यादा कर प्राइवेट सेक्टर की बढ़ोतरी हुई,
द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स। इस प्लानिंग में फॉलोइंग फीचर्स क्या थे? टू मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट 6.5%। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर ने अपना ज़्यादा बढ़ोतरी की और जो हमारे नेशनल इनकम था उसमें भी उन्होंने टैक्स लिए पर ज़्यादा टैक्स नहीं ले पाए, इसलिए 6.5 का ही परसेंट का ही ग्रोथ हुआ हमारे इंडिया का उस समय। टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का ग्रोथ जो था उसको भी कंट्रोल करना था। टू एनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली का जो प्लानिंग था यानी कि हमारे दो ऐसा सब रूल्स आया था कि 2 बच्चों को ही जन्म देना चाहिए या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में सोचा गया। टू रिमूव इलिटरेसी को ख़त्म करना था और वापस लिटरेसी को लाना था। बाय एक्सपांशन द प्राइमरी एजुकेशन। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। अब इस जो 8 फाइवर प्लान था इसमें भी कुछ प्लान आए थे। कौन कौन से प्लान आए थे? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय योजना, मिड डे मील स्कीम, इंदिरा महिला स्कीम, गंगा कल्याण स्कीम। ये सारी स्कीम्स आए थे या फिर ये सारी योजनाएं थी जिसके चलते जो इंडियन पीपल्स जो थे वो भी इंस्पायर हुए। ड्यूरिंग द 8 प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रूज। ये 8 प्लान में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर जो थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्री या सेक्टर थे वो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। दिस प्लान इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबराइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। उस समय फ्री मार्केट पॉलिसी भी को अडॉप्ट किया गया। कब? 1991 में। अब देखते हैं 9th फाइव-ईयर प्लान। 9th फाइव-ईयर प्लान में क्या हुआ? 1997 to 2002 यानी कि 21वीं सदी में हमारी इंडिया तक आ गई थी। जो प्लान बन रहा था वो 21वीं सदी तक आ गई थी। दिस प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इस प्लान में पहले तो अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, पर 9th जो प्लान हुआ उसमें देखा कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री, मंत्री और भी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने ही हमारे इंडिया को संवारा है या फिर कुछ बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने हमारे इंडिया को बिगाड़ा भी है। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वेयर, अब इस प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये था टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी का ग्रोथ करने के बारे में सोचा। अर्बन का नहीं, रूरल का, जो विलेजेस थे उनमें इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में सोचा। क्रिएट हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी जो कंपटीशन, जो हेल्थ रहता है ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ जो रूरल एरियाज में भी डाले गए। इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सेक्टर है जो जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है उन सेक्टर्स में। गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था, इंश्योरिंग जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेते हैं देते हैं तो प्रॉफिट होता है हमारा, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान दिया गया। अपने जो इंडिया था उसका डायरेक्शन चेंज भी किया गया। द फॉलोइंग स्कीम्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। अब इस प्लान में कौन कौन से स्कीम स्टार्ट हुए? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री, चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी यानी चाइल्ड के वेलफेयर के बारे में भी सोचने वाली जो पॉलिसी होती है। चाइल्ड को काम पे ना रखा जाए, उन्हें 14 साल के नीचे अगर वो काम पे रहते तो कानूनन जुर्म है, उन्हें काम ना कराकर उन्हें शिक्षित किया जाए। चाइल्ड के बारे में भी सोचा गया। राज्य राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी इसमें हमें देखता है कि जो सड़क थी वो उस समय भी ख़राब हुआ करती थी, गड्ढे ज़्यादा हुआ करती थी, जैसे कि जो बैलगाड़ी के पहिए जो हुआ करते वो फंस जाया करते थे, तो इन्होंने सड़क बनाने के ऊपर भी ज़्यादा योजना दी गई उस समय। अब इन दिस प्लान द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सर्विस सेक्टर वॉज अचीव। और इस प्लान में जो कम्युनिकेशन और सर्विस जो थे वो ज़्यादा कर बढ़ते गए। सर्विस यानी जो इंडस्ट्री की जो मतलब होते हैं ना, अब जैसे कि एक कोई जॉब, अब इसमें सब जॉब करने लगे थे इस समय। वॉज अचीव एज पर द एक्सपेक्टेशन, ये अचीव किया जितना कि हमें एक्सपेक्ट था उससे भी ज़्यादा अचीव किया। कब? 9th जो 5-year प्लान बना था उसमें 1997 से लेकर 1992 तक। देयर वॉज अ ग्रोथ
देयर वाज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, और जो उस समय कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन में भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बनाने का या फिर कोई घर बनाने का, उसमें भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, और कम्युनिकेशन भी उस समय हमारा इंडिया का बढ़ गया था। अब देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जो बैंक्स के नेशनलाइजेशन किस तरह हुए, यानी कि जो बैंक्स तो थे उस समय पहले प्राइवेट थे, पर हमारे इंडिया ने सोचा कि हम इसे हम नेशनलाइज करेंगे, यानी कि पूरे इंडिया के लिए लागू करवाएंगे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे, तब उनका समय था, तो उन्होंने बैंकिंग वाज अ मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब जो बैंकिंग जो था उस समय प्राइवेट सेक्टर का, वो किस तरह था? दिस बैंक्स रिप्रेजेंटेड These plans represented different industrial groups. The directors of these banks were working towards developing industrial sector and increasing its profits. In order to stop this, the government nationalized the Imperial Bank in 1995 and it got converted into State Bank of India. The bank opened several branches all over the country in short while and played a major role in the development. यानी कि जो हमारी इंडिया थी उस समय उनके पास खाली प्राइवेट बैंक्स थे, तो प्राइवेट बैंक में बहुत सारे इश्यूज हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इश्यूज ना हो, इसलिए हम बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे, बैंक्स को नेशनल बैंक्स क्रिएट करेंगे, जिसमें कि जो पीपल्स है वो अपना पैसा उसमें डालकर उनका प्रॉफिट हो, अगर वो पैसा ले रही हैं तो उनका हमको प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट दोनों का होना चाहिए। इसके लिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो उसके चलते जो डायरेक्टर्स जो थे उस बैंक्स के, वो क्या करते थे? वो खाली अपने डेवलपमेंट के लिए, वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, खाली इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही, अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए काम किया करते थे। उनका कुछ भी उद्देश्य नहीं था कि हम अपने इंडिया को प्रॉफिट देंगे, अपने इंडिया को सहायता करेंगे डेवलपिंग के रास्ते के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, इसी को स्टॉप रखने के लिए गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक। और इसलिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस जो छोटे मोटे बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि वो बैंक्स जो होंगे वो नेशनलाइज होंगे, यानी कि उस बैंक नेशनल बैंक कहलाएंगे। बोलते हैं नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब नेशनल बैंक हो जाएंगे। कब? 1955 में। एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। और दिस ब्रांच को बहुत सारे हमको प्रॉफिट हुए, हमारा लॉस नहीं हुआ इसमें, खाली हमारा प्रॉफिट होते गया और इसमें हम आगे बढ़ते गए। बोलते ना, इन अ शॉर्ट वाइल प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट, इसने हमारे जो डेवलपमेंट था उसमें बहुत ही महत्व रोल किया था। बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, अब नेशनलाइजेशन के पीछे क्या क्या हुआ, किस तरह लोगों ने इसका उपयोग किया। इंडिया हैड अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी, जब इंडिया थी वो उन्होंने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज एसेंशियल टू कवर द डिफिक्ट्स इफ दे ऑकर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स, यानी कि जो हमारा लॉस हुआ था उस समय जब ब्रिटिश हमें छोड़ के गई, तो उसको कवर करना था। इसके लिए बहुत सारे लॉस, बहुत सारे इम्प्लीमेंट करना था, बहुत सारे स्कीम्स लाने थे। एंड ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स, और इस बैंक्स के प्रॉफिट्स भी होने चाहिए। इसके लिए would come into government tertiary once they were nationalized। और जब पहले प्राइवेट थे इसलिए गवर्नमेंट के टर्शरी में आया करते थे, पर जब ये नेशनलाइज हो गए तो जो सारे बैंक्स की जो प्रॉफिट्स है वो नेशनल के खाते में आएंगे। वो नेशनल को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसा होगा वो इकोनॉमी के तौर पर हमारी इंडिया के पास ही रहेगा, किसी बाहर के पास नहीं जाएगा, किसी एक इक्वल का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का उसके ऊपर हक रहेगा। इसलिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। Along with this, the policy of developing small industries and pharmaceutical industry had to be implemented। और इसी के चलते जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल, ये सारे जो अलग अलग इसरो भी बना है। ये पहले नहीं था, पहले हमारी इंडिया बाहर जाया करती थी, पर अभी जब अब्दुल कलाम आए तो उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, जिसके चलते इसरो का फॉर्मेशन हुआ और इसी के चलते बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनाए गए, जिसमें कि हमारा जो महत्व था अलग कंट्रीज से बढ़ते गई। लाल बहादुर शास्त्री अंडरटुक द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन ऑर्डर टू ओवरकम फूड शॉर्टेज एंड ड्राफ्ट। और जब ये सब बढ़ते गया तब एक समय वापस से फूड की शॉर्टेज होने लगी। जब इतने सारे इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रहे तो जाहिर सी बात है
इतनी सारी इंडस्ट्रीज फॉर्म हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस ज़्यादा निकलेंगे। मशीनरी का ज़माना आ गया तो हार्मफुल गैसेस ज़्यादा निकलेंगे। तो अगर हार्मफुल गैसेस ज़्यादा निकलेंगे तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज होनी चाहिए, ग्रीन रिवोल्यूशन होनी चाहिए। तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रिवोल्यूशन को अंडरटूक किया ताकि फूड का जो शॉर्टेज है वो भी जो वीट प्रोडक्शन और भी राइस प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें भी बढ़े और जो ये इंडस्ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो हार्मफुल गैसेज छोड़ रहे वो भी प्लांट्स एब्जॉर्व कर सके। इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन को अंडरटूक किया गया ताकि ड्राफ्ट और फिर जो सारी चीज़ें थी उसको हटा सके, सूखापन को हटा सके। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का राज था तो उस समय कांग्रेस फॉरम अ सोशलिस्ट एक्शन, उस समय जो कांग्रेस जो थी उसने सोशलिस्ट एक्शन लिया। अ ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी इंस्पायर बाय सोशलिस्ट आइडिया मेड अ डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट दिस। और जो उनके पार्टीज थे उन्होंने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया कि तुम आप जो इंदिरा गांधी थी उन्हें सोशलिस्ट को आइडिया को आगे बढ़ाना था। जो सोशलिस्ट यानी जो इंडिया जो कोई भी इंडस्ट्रीज हो उसके ऊपर सबका अधिकार हो, उसको सोशलिस्ट जो आइडिया था उसमें ज़्यादा सबके जो इम्पोर्टेंस था उसको भी देना अनिवार्य था उस समय। और इसलिए जो इंदिरा गांधी उन्होंने सोशलिस्ट आइडिया को अडॉप्ट किया और उसमें जो उनके नीचे ऊपर जो भी लोग थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया और इस डिमांड को सक्सेसफुली अटेन किया। और इसी के चलते जो हमारी इंडिया कंडीशन थी इकोनॉमी के तौर पर या फिर पॉवर्टी के तौर पर, अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर सुधर गई थी उस समय। और इसी के चलते जो ये हमारा इकोनॉमी जो डेवलपमेंट था वो भी अच्छे से पूर्ण हुआ। और इसी के चलते जो हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। अभी हम देखते पहले डू यू नो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइज 14 बैंक्स। जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कौन कौन से 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया? 19 जुलाई 1969। दिस बैंक्स इंक्लूड इलाहाबाद बैंक्स, बैंक्स ऑफ बड़ौदा, बैंक्स ऑफ इंडिया, बैंक्स ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन 1986 मोर बैंक्स वर नेशनल। और इसी के चलते और भी जो 6 बैंक थे उसको भी नेशनलाइज किया इस समय। तो यही के साथ हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हुआ इस समय। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए 4th से लेकर या फिर कुल मिलाकर 9 बार यानी कि 9 5 जा 45 यानी 45 साल तक हमारे इंडिया में जो अलग अलग प्लान बनाए गए और उसी के चलते जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो भी सुधर गया। इसी के चलते जो हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ एनी डाउट वाज देयर देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको उसमें कुछ भी अगर अच्छे समझा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो चैनल है अभी न्यू आया है इसलिए हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ बता सकें। इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।